इसके पहले टेंसर की एक वीडियो हम लोगों ने देखा है। आपको कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ऐसे सुझाव भी आए हैं, उन पे थोड़ा सा हम आपको एक अपनी बात रख देते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स आए थे कि सर इस टेंसर को कंप्लीट पढ़ाइएगा। तो इसके पहले जो एग्जामिनेशन में जो वीडियो हम लोगों ने दिया था, जो हमने दिया था, जो आप लोगों ने उसको देखा था, तो हम उस समय आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल नहीं दे रहे थे। हमने कहा था कि जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, जो पूछे गए हैं, उन्हीं का सॉल्यूशन समझाने का हमने प्रयास किया था। लेकिन अब ये आपको बिल्कुल A to Z इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसका दिया जाएगा। तो इससे आप निश्चिंत रहें। और एक ही सुझाव मेरा ही आपको है कि टेंसर हो चाहे कोई भी ब्रांच हो, जब वीडियो आपको मिलता है और यदि आपको इसको आगे समझना है तो इसके पहले का जो वीडियो है वो कॉन्सेप्ट लेकर के तब इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये जो पहले का है उसके आगे की चीज़ है। तो इस आप वीडियो को कलेक्ट मत करते जाइए, उसको डेली का डेली देख करके उसको नोट्स बना लीजिए, जैसे भी उसको समझ में आवे उसको समझ लीजिए। और तब जो वीडियो आप आगे देखने जा रहे हैं, इसके पहले के जो वीडियो है उसका कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करके चाहे उस पर कमेंट बॉक्स में लिख करके ऐसा हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर जो हम लोगों ने पढ़ा है टेंसर में, उसके आगे अब हम आपको ले चलना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये रिकॉल करते हुए कि हम लोगों ने जो देखा है उसके मुख्य मुख्य पॉइंट्स कौन से हैं जिसकी हमको आगे ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये रिकॉल करने वाला कार्य रोज नहीं होगा, आपको डेली का डेली वीडियो का कॉन्सेप्ट लेकर के तब आगे का देखना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट क्या है। तो कोई एक नोटेशन यदि हमारा इस फॉर्म में है, जो इस फॉर्म में लिखा गया है, तो इसमें जो ऊपर का इंडेक्स है वो हमारा सुपरस्क्रिप्ट होता है, जो नीचे का होता है वो हमारा सबस्क्रिप्ट होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने आइंस्टीन कन्वेंशन देखा था। तो आइंस्टीन कन्वेंशन में क्या था कि जैसे कोई भी हमारा ये समेशन के फॉर्म में रहता है, यदि यह A1 x1 प्लस A2 x2 से लेकर के AN xn ऐसा जब रहता है, तो इसको जो हम लोग पहले से लिखते रहे समेशन में, तो हम देख रहे हैं कि यह 1 है, ये 2 है, ये n है। तो 1 से n तक A सम के रूप में आया हुआ है। तो जो जो वैल्यूज है, यह A और यह x, यह तो है, इस पे ये नीचे इंडेक्स आया है और ये सेम ही आ रहा है, 1 ये भी है, 2 ये भी है। तो यहाँ सेम हम I J कुछ भी एक इक्वल लिख लें। तो इसके पहले जो हम लोग यूज करते थे, यहाँ हम समेशन का यूज करते थे, और यह I हमारा 1 से शुरू होकर के n तक गया था, इस फॉर्म में लिखा गया। तो आइंस्टीन कन्वेंशन में क्या हुआ कि ये समेशन को ड्रॉप कर दिया गया और सिर्फ जो यह AI और XI था। तो जब कोई इंडेक्स सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों में रहे, यदि ये रिपीटेड इंडेक्स है, तो रिपीटेड इंडेक्स पे समेशन ही ऑलरेडी टेंसर में आपको समझना है, उसके लिए अलग से समेशन लिखने की जरूरत नहीं है। और ये आई हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कराना है या कितने डायमेंशन में उसको कंसीडर करना है। तो हमारा यह 1 से n तक है, तो यह एक बार I को 1 लिखे, पहला टर्म आया, प्लस 2 लिखे, दूसरा टर्म आया, ये n तक है, तो लास्ट में ऐसे हम लिख लेंगे। और जो ये हमारा सिग्मा है, उस नोटेशन को हमें जो रिपीटेड है उसी से हम समझेंगे कि ये समेशन है। तो हमारा आइंस्टीन कन्वेंशन था। उसके बाद से फ्री इंडेक्स और डमी इंडेक्स ऐसा समझा गया। तो यदि हमारा कोई भी एक इंडेक्स है AIJ और यदि यह BJK इस फॉर्म में दिया गया है, तो 2 तरह के इसमें इंडेक्स आते हैं। एक इंडेक्स वो है जो हमारा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों में रहता है, और एक इंडेक्स वो है जो हमारा यदि सुपर स्क्रिप्ट में है तो सब स्क्रिप्ट में नहीं है, सब स्क्रिप्ट में है तो सुपर स्क्रिप्ट में नहीं है। तो जैसे हमारा J यहाँ सब स्क्रिप्ट में है और यह J सुपर स्क्रिप्ट में है। तो जब ये सुपर स्क्रिप्ट में और सब स्क्रिप्ट में जो इंडेक्स दोनों में रहते हैं वो हमारे डमी इंडेक्स कहलाते हैं।
तो ये हमारा डमी इंडेक्स हो गया। अब यह आई हमारा केवल सब स्क्रिप्ट में है, सुपर में नहीं है, तो ये फ्री इंडेक्स कहलाएगा। के केवल सुपर स्क्रिप्ट में है, इसलिए अब सब स्क्रिप्ट में नहीं आया है, तो ये हमारा फ्री इंडेक्स कहलाएगा। तो ये हमारा सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट तो हम लोग समझे ही थे। अब यहाँ हम लोगों ने डमी इंडेक्स और फ्री इंडेक्स ऐसा हम लोगों ने समझ लिया था। आपको जनरल कोई चीज बताया, बहुत इसके डेप्थ में नहीं जाना है कि यदि हमारा कोई एक डमी है, जैसे यह AI ये डमी है, तो हर डमी दूसरे डमी के इक्वल होता है, यानी डमी सब इक्वल होते हैं। तो इसको यह AJ और यह XJ ऐसा लिख सकते हैं, या यह AL और XL ऐसा लिख सकते हैं। तो यानी कोई डमी है तो इस डमी इंडेक्स को हम जो चाहे लिख सकते हैं, उसमें हमारा कोई परिवर्तन नहीं आता है। रीजन भी कल हम लोगों ने इसको, जैसे ये डमी है तो हमारा समेशन देगा, तो यदि ये थर्ड डायमेंशन में ही कंसीडर करें तो AIXI का मतलब A1X1 प्लस A2X2 प्लस A3X3, यह AIXI दिया। और यदि AJXJ है, थर्ड डायमेंशन में इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो यह जे को भी 1 से थर्ड तक, तो A1X1 प्लस A2X2 प्लस A3X3। तब हमने देखा कि आई को 1 2 3 तक वेरी कराया तो जो मिला वही जे को भी 1 2 3 तक वेरी कराया तो सेम वैल्यू दे रहा है, इसलिए हमारा दोनों वैल्यू सेम है, तो प्रत्येक डमी के इक्वल होगा। ये चीज हम लोगों ने किया था। उसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण यूज जो हम लोगों ने किया था वो क्रोनेकर डेल्टा का। तो क्रोनेकर डेल्टा हमारा एक नोटेशन हुआ था जिसको हम लोगों ने इस फॉर्म में डिनोट किया। इसमें दो इंडेक्स आते हैं, एक हमारा सुपर स्क्रिप्ट में और दूसरा हमारा सब स्क्रिप्ट में, ऐसा आता है। अब इसकी वैल्यू जब यह आई और जे ये दोनों जब इक्वल हो जाता है तब यह वैल्यू 1 दे देता है। ये आई और जे यदि इक्वल है तो, और यही वैल्यू 0 देता है यदि यह आई और जे डिफरेंट है तो ये वर्क हम लोगों ने किया था। फिर ये जो क्रोनेकर डेल्टा था उसका एप्लीकेशन हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम पे किया कि इसका कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या रहता है, उस चीज़ को हम लोगों ने कल देखा था। अब इसके बाद से हम क्रोनेकर डेल्टा जो है उसका एप्लीकेशन तो देखे हैं, अब इसका कुछ ऐसा एग्जाम्पल देंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगा। तो उस इम्पोर्टेंस में पहली बात आपको यहाँ देखें कि जैसे XYZ को कल भी हम लोगों ने कंसीडर किया कि उसको X1, X2 और X3 इससे हम डिनोट करते हैं। तो यदि अब यह डेल X1 अपान डेल X1 इसकी पार्शियल डेरिवेटिव है, तो X1 का कर रहे हैं X1 के रिस्पेक्ट में, तो यह 1 दे देगा, तो यह वैल्यू हमको मिल गया 1। अब यही X1 का यह डेल X1 इसका यदि हम X2 के रिस्पेक्ट में करें तो चूंकि ये X1 हम X को रिप्रेजेंट किया है और X2 Y के लिए किया है, तो जब X का Y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव में जो वेरिएबल हो उसी के रिस्पेक्ट में होता है तो डिफरेंशिएशन आता है, और दूसरे के रिस्पेक्ट में वो 0 हो जाता है। तो यह X1 का X2 के रिस्पेक्ट में करेंगे ये हमको 0 दे देगा। यह डेल X1 इसको यदि X3 के रिस्पेक्ट में करेंगे ये हमको 0 दे देगा। और ऐसे ये X1 का हमने किया, अब यदि ऐसे करें डेल X2 इसका यदि X1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वैल्यू 0 दे देगा। और यह डेल X2 ये X2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 जिसका कर रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में। अभी आपको कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं कि यह X2 है न कि X2। ऐसा नहीं करना है कि यह X इसका 2X लिख लें, क्योंकि जब पावर रहेगा तो उसको ब्रैकेट के ऊपर लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो यह X2 है जो Y के लिए आया है, तो यह Y का Y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव मीन्स 1, और वैसे यह डेल X2 का X3 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0। और ऐसे ही हम कर सकते हैं आपका यह डेल X3 इसका X1 के रिस्पेक्ट में 0, डेल X3 इसका यह X2 के रिस्पेक्ट में 0, और डेल X3 इसका X3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 आ जाएगा।
अब इतने ये पार्शियल डेरिवेटिव हम लोगों ने किया। अब इसको एक फॉर्म में यदि हमको लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे, यानी एक्स आई का एक्स जे के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ये आ गया। अब इसी में देखो आई जे हमारा 1 2 3 तक वेरी कर रहा है, तो इसको जब 1 लिखोगे तो यह आई की वैल्यू 1 और जे को 1 2 3 ऐसे वेरी करो तो यह डेल एक्स 1 और यह डेल एक्स 1 पहली वैल्यू आ गई। यह डेल एक्स 1, अब इसको 2 लो तो ये आ गया, डेल एक्स 1 ये जे को 3 लो ये आ गया। अब यह आई एक बार 1 लिया गया और जे को 1 2 3 तक वेरी करेगा। अब आई को चूंकि 1 2 3 ये भी, अब इसको 2 लो तो यह x2 जे को 1 x2 जे को 2 यह x3 ऐसा हमने कर लिया। और ऐसे ही जब इसको 3 लेंगे तब फिर यह 1 फिर यह 2 फिर यह 3, तो ये आई जे यदि 1 2 3 वेरी करे तो ये वैल्यू हमको सब मिल जाएगी। ठीक है ये। अब आप देखो तो इसकी जो वैल्यू आया है ये ऊपर आप देखिए, तो जब यह आई और जे जब दोनों इक्वल है तब तो उसकी वैल्यू 1 आया है। देखो जब आई भी 1 और जे भी 1 तो यह डेल एक्स 1 अपॉन डेल एक्स 1 आया है। जब दोनों इक्वल, ये 2 और यह 2 तो यह 1 आया है। जब ये दोनों 3 तो ये वैल्यू 1 आया है। और जब यह डिफरेंट है तो सब 0 आया है। जैसे मान लो ये 1 ले लिया और उससे डिफरेंट 2 लिया, ये 0 आ गया है। 1 है और इसका 3 ले लिया डिफरेंट, कोई डिफरेंट नहीं, जितने भी डिफरेंट है देखो इक्वल है 1 आया, डिफरेंट है 1 है 2 है 0 आया, 1 है 3 है 0 आया। और ऐसे आगे को भी आप चेक कर सकते हैं। तब हमने देखा कि वह डेल एक्स आई यानी एक्स आई का एक्स जे के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया तो इसकी 2 वैल्यू क्या रही, एक जब आई इज इक्वल टू जे तब हमको 1 दे रहा है, और जब आई डिफरेंट फ्रॉम जे तब ये 0 दे रहा है। यानी इसी की 2 वैल्यू मिल रही है। और यदि दोनों को एक साथ हमको लिखना हो तब इसको हम लिख सकते हैं यह डेल आई जे। अब देखो ये डेल की प्रॉपर्टी है कि जब ये दोनों इक्वल होगा तब 1 देगा और जब दोनों डिफरेंट होगा तो 0 देगा। तो जब देखो ये हमारा 1 और 1 रहे, दोनों 1 और 1, तो डेल की वैल्यू 1 1 के लिए 1 और यहाँ 1 और 1 यानी ये वैल्यू हमको इसी से मिल गई। फिर यदि हमारा ये 1 और 2 रहे तो जब यह डेल ये आई और जे डिफरेंट हो, ये 1 और 2 तो ये 0 आ गया। और यहाँ भी 1 और 2 तो डेल एक्स 1 अपॉन डेल एक्स 2 ये 0 आ गया। तो अब हम देख रहे हैं कि यह डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे यानी एक्स आई का एक्स जे के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया तो 2 वैल्यू इक्वल पर 1 आया और डिफरेंट पर 0 आया। तो दोनों को यदि एक साथ लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो वहाँ हमारा क्रोनेकर डेल्टा वो यूजफुल हो जाता है। तब हमने क्रोनेकर डेल्टा यहाँ लिख लिया। अब जब यह इक्वल है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है 1 और ये भी इक्वल रहेगा तो इसकी वैल्यू 1 इक्वल है 1 1 तो भी 1 2 2 तो भी 1 3 3 तो भी 1। और जब यह डिफरेंट है तो ये वैल्यू 0 देता है और जब ये डिफरेंट रहेगा तो ये भी वैल्यू हमको 0 देगा। तो ये एक इंपॉर्टेंस हमने देखा कि ये 2 रिजल्ट जब इक्वल रहा तो 1 दिया और डिफरेंट रहा तो 0 दिया। इन दोनों को 2 बार न लिखना पड़े, एक ही साथ लिखना पड़े तो क्रोनेकर रिजल्ट हम लिख देंगे। इसकी प्रॉपर्टी से टोटल रिजल्ट हमको मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो अब आप देखो, अब आगे प्रॉब्लम जब हम लोग करेंगे तो कहीं डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स यानी यक्स ये भी है और यक्स दोनों सेम है, ये केवल सुपर स्क्रिप्ट बदला हुआ है। तो यदि ये वैल्यू आएगा तो इसकी वैल्यू क्रोनेकर डेल्टा होगी। यानी यह डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे है तब यह क्रोनेकर डेल्टा यह आई जे ऐसा लिखे। तो अब आगे जब प्रॉब्लम करेंगे और ये आएगा इसकी जगह यह लिख दे तो वहाँ ये क्वेश्चन अराइव नहीं होना चाहिए कि ये कहाँ से आया, तो फिर हमको ये रिकॉल करना पड़ेगा। इसलिए चीज़ों को ध्यान देते जाए। और ऐसे ही यदि हमारा यह डेल वाई और अपॉन डेल जे ऐसा है तो जब दोनों वेरिएबल एक ही है केवल एक डिफरेंट है तब इसकी वैल्यू क्रोनेकर डेल्टा आई और जे।
ठीक है। ये तो इसका यूज हम लोगों को आगे करना होता है। इस तरह की वैल्यू यानी सेम वेरिएबल जब रहता है, केवल ये चेंज होता है, तब इसकी वैल्यू क्रोनेकर डेल्टा में आ जाता है। तो ये वर्क हम लोग आगे प्रॉब्लम में करेंगे। तो यहाँ वो कैसे लिख सकेंगे क्रोनेकर डेल्टा के फॉर्म में, ये चीज यहाँ से हम लोग को मिल गया। अब इसके बाद का जो वर्क है वो वर्क क्रोनेकर डेल्टा का एक और इंपॉर्टेंस देखिए, और वो जो इंपॉर्टेंस उसका है उसका भी आगे यूज प्रॉब्लम्स में बहुत होता है, तो उसको भी एक बार देखें। और जो भी ये रिजल्ट आया कोई ऐसा नहीं है कि ये बीएससी थर्ड में आया है, ये इसके पहले भी पार्शियल डेरिवेटिव आता रहा है, एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स का जी के रिस्पेक्ट में, जेड के आप पार्शियल डेरिवेटिव करते रहे हैं। वो इक्वल होने पर 1 और डिफरेंट होने पर 0, ये केवल यहाँ टेंसर में नहीं लिखा गया, ये पहले से आती है। उसको हमने क्रोनेकर डेल्टा के फॉर्म में क्या पाया, ये हमारा टेंसर के लिए इसका इंपॉर्टेंस है। अब आप देखो एक और डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए कुछ रिजल्ट्स हैं, अब उनको हम टेंसर में कैसे हम उसका यूज करेंगे, इस चीज को हमको देखना है। तो अभी एन ऑर्डर पर हम आवे हैं, उसके लिए एक एग्जाम्पल थर्ड ऑर्डर का हम आपको दे रहे हैं डिटर्मिनेंट का, जो आप पहले से इंटर लेवल पे जानते हैं। उससे या उसमें क्रोनेकर डेल्टा का क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम एक बार समझाने का प्रयास करेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ छोटा सा, जैसे यह डिटर्मिनेंट 1 2 4 3 0 5 2 1 6 ऐसा हमने कोई डिटर्मिनेंट ले लिया। अब ये यही अब तो नहीं, ऐसा नहीं, कोई आप डिटर्मिनेंट एक ले सकते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करना होता है तो अब आप क्या करते हो कि जो ये पहला एलिमेंट है इसको आप लिखते हो ये 1, और इसके बाद इसका माइनर मतलब इसका रो और कॉलम को छोड़ दो, जो बचा तो यह 0 5 और यह 1 6 ऐसे मिलता है। फिर इसके बाद से माइनस लिखते हैं यहाँ माइनस, और तब यह 2। अब फिर हम क्या करते हैं कि माइनर लिखते हैं कि ये रो और ये कॉलम समाप्त हो जाएगा, तो 3 5 और 2 6 ऐसे आता है। और फिर लास्ट वाला जब लिखेंगे तो यह 4 और यह डिटर्मिनेंट, तो इसमें ये रो और एक कॉलम 3 0 2 1 3 0 2 1 ऐसे आता है। ये वर्क यहाँ थर्ड की चीज नहीं है और ये टेंसर का नहीं है, ये वर्क आप पहले से जानते रहे। अब आप देखिए ये एलिमेंट लिया तो यहाँ जिस रो और जिस कॉलम का एलिमेंट है उसको डिलीट किया, शेष जो डिटर्मिनेंट आया वो इस एलिमेंट का यह माइनर कहलाता है, माइनर। फिर इस एलिमेंट का यह माइनर कहलाता है और इस एलिमेंट का यह माइनर कहलाता है। तो माइनर और कोफैक्टर ये दो चीजें हैं, और माइनर और कोफैक्टर में एक रिलेशन होता है कि जैसे मान लो यदि ith रो और jth कॉलम का कोई एक एलिमेंट है और इसका जो माइनर होता है, तो जैसे अभी जो हम लिए हैं इसी पे आप बताते हो n, और अभी हम आते हैं जैसे हमारा एक पहला एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो इसका ये माइनर हुआ और ये इसका माइनर हुआ। अब इसी को आप इस फॉर्म में, जैसे हमारा माइनर है यह 1 1, तो इसी में ये -1 पर जो रो और जो कॉलम है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये यहाँ प्लस कर, और इस साइन सहित चिन्ह सहित जो ये आता है इसको कोफैक्टर कहते हैं, और इस कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं A11 से। अब ये वैल्यू है आपका यहाँ से यह -1 और ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, तो इस -1 पर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये लिखा, और यह 1 2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर। तब ये चिन्ह सहित जब लिखेंगे तब ये हमारा कोफैक्टर होगा यह A12 ऐसा ही। फिर ये आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम
यानी -1 पर जिसका ये माइनर है, जिस एलिमेंट का, उसी के रो और कॉलम को पावर में लिखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, और ये माइनर है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। और तब ये जो वैल्यू आएगा वो हमारा A13, तो यह माइनर है और ये हमारा कोफैक्टर, ठीक है। ये अब इसी को आप लिख सकते हो, ये 1 है, इसके पहले -1, और यह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और जो है वह 1 0 5 1 6। ये -1 पर 1 + 1 लिखोगे तो 2 आएगा, और -1 का स्क्वायर, तो इससे इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं। अब यहाँ से प्लस -1, अब ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 + 2, और तब यह 2 है 3 5 2 6, ऐसा है। फिर ये लास्ट है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो प्लस -1 पर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, और तब ये है 4, और यहाँ से 3 0 और 2 1, ठीक है। तब आप देखोगे कि जब माइनर लिखते हो तो प्लस माइनस ऐसा आता है, लेकिन ये जो वैल्यू रखा गया उससे इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ -1 पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो 1 + 1, तो 2 हुआ, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस देगा, और प्लस यहाँ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ प्लस लिखा गया, तो -1 पर ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये 3 हुआ, और -1 का क्यूब करोगे तो ये माइनस दे देगा, तो ये माइनस आ गया, और शेष वैल्यू ये आपका एज इट इज। फिर यहाँ से फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो ये 4 आया, माइनस का पावर 4 करो, इससे ये प्लस आ गया, इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और ये हमारा जो शेष था वो आ गया। इससे हम एक चीज पाए कि हम कोई एक एलिमेंट, जैसे यह फर्स्ट रो, इसको हमको सॉल्व करना हो, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो यह फर्स्ट रो। अब देखो एक नोटेशन अभी हम लोग यहाँ टेंसर में यूज करेंगे कि जिस रो जिस कॉलम का एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट को हम स्मॉल से डिनोट करेंगे, और कोफैक्टर को कैपिटल से डिनोट करेंगे। यानी हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो यह है A1, यानी रो को ऊपर लिखेंगे और कॉलम को नीचे लिखेंगे। ये आपका अब यह है A11, इसकी वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसा आ गया। अब इसका जब कोफैक्टर आपको लिखना होगा, तो कोफैक्टर को कैपिटल से लिखेंगे, और कैपिटल से तो यहाँ नोटेशन में ए रो यहाँ लिखते हैं और कॉलम यहाँ, लेकिन इसमें कोफैक्टर में वो चीज चेंज हो करके ये 1 है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं, लेकिन आगे अब रो यहाँ लिखेंगे और कॉलम यहाँ लिखेंगे, तो यानी यह एलिमेंट और इसका कोफैक्टर, इसके सहित जब इसको लिखोगे, ये माइनर है, और यह तो अब यह एलिमेंट, ये आपका A11, इसकी जगह ये है, और ये सहित जब लिखोगे तो ये कोफैक्टर में माइनर नहीं है, तो ये कोफैक्टर, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, तो यह आ गया। फिर इसके बाद से प्लस, जब हम कोफैक्टर लिखते हैं तो प्लस माइनस नहीं हो, माइनस तो इसके साथ एडजस्ट हो जाता है, तब हमारा यह A1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये हमारा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब इसका कोफैक्टर लिखोगे तो यह फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर में रो नीचे और कॉलम ऊपर। फिर यहाँ से यह A13, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और इसका कोफैक्टर A3 है ये, और यह 1। तो यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम क्या करें कि यह एलिमेंट A11 और इसका कोफैक्टर, यानी अब यही एक स्टेप में और आप समझ सकते हैं यहाँ कि ये जो वैल्यू है, यह इसी को हम लिख सकते हैं, यह 1, ये आपका यह एलिमेंट है, यह 1, और इसका कोफैक्टर
यह और ये दोनों को एक साथ, इसको एलिमेंट को छोड़ दो तो ये हमारा कोफैक्टर हो गया। जो माइनर के साथ साइन को भी ले लेंगे और तब उसको हम कोफैक्टर में करेंगे तो हमारा यह कोफैक्टर। फिर इसके आगे देखो प्लस, ये एलिमेंट आया, अब ये माइनस इस कोफैक्टर में आ गया है, ये कोफैक्टर के लिए तो यह 2 और इसका कोफैक्टर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम प्लस यह एलिमेंट है 4 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ये यानी हमने एक चीज यहां पाया 3 डायमेंशन में कि इस डिटरमिनेंट थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में कि जब हमको कोई एक डिटरमिनेंट है उसको सॉल्व करना है तो पहला एलिमेंट ले लिया और उसके कोफैक्टर से प्रोडक्ट कर दिया। प्लस जब माइनर लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, लेकिन जब कोफैक्टर लेंगे तो सब प्लस, क्योंकि ये माइनस इसमें आ गया है, ये हमारा कोफैक्टर है। ठीक है, ये तो यानी एलिमेंट उसका कोफैक्टर प्लस दूसरा उसी रो का दूसरा एलिमेंट उसका कोफैक्टर प्लस उसी रो का तीसरा एलिमेंट उसका कोफैक्टर। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है ये? तो 2 चीज यहां हमको आपको बताना है। एक तो ये, अब इसी को एन ऑर्डर में, अभी इससे एक रिजल्ट और हम पाएंगे, लेकिन अभी इतने को एन पे समझ लिया, फिर उसके बाद अब हमने एन ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिया। यह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यह फर्स्ट रो और जेथ कॉलम, और यह फर्स्ट रो और एनथ कॉलम। ऊपर वाला रो है और नीचे वाला पहला रो है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये जेथ कॉलम कोई जनरल जे हमारा 1 2 से लेकर के एन तक वरी करेगा तो सब कुछ दे देगा, और यह एन। अब हम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और यह सेकेंड रो जेथ कॉलम, और यह सेकेंड रो एनथ कॉलम, ये आ गया। अब एक जनरल रो हमने आईएथ रो ले लिया और फर्स्ट कॉलम, यह आईएथ रो सेकेंड कॉलम, आईएथ रो या जेथ कॉलम, और यह आईएथ रो एनथ कॉलम, ये आ गया। अब लास्ट में हमने क्या किया, यह एनथ रो फर्स्ट कॉलम, एनथ रो सेकेंड कॉलम, और यह एनथ रो और जेथ कॉलम, और यह एनथ रो एनथ कॉलम। ये जनरल एन ऑर्डर का डिटरमिनेंट हमने लिखा। इस नोटेशन में न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं ली गई है, इसमें 2 नोटेशन ऊपर जो सुपर स्क्रिप्ट में उसको रो कंसीडर किया और जो सब स्क्रिप्ट में है उसको हमने कॉलम ऐसा किया। अब यदि इस डिटरमिनेंट को अभी हम लोगों ने देखा, यदि इसको सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, ठीक है, ये प्लस फर्स्ट, यानी एक रो ले लो और जो एलिमेंट लोगे उसमें उसके कोफैक्टर से प्रोडक्ट प्लस दूसरा एलिमेंट उसमें उसके कोफैक्टर से प्रोडक्ट, ये एलिमेंट उसके कोफैक्टर से प्रोडक्ट, फिर यह एलिमेंट इसके कोफैक्टर से प्रोडक्ट, और ये जो आएगा वही हमारा इस डिटरमिनेंट की क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, वही इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगा। अब आप देखो कि जैसे अभी थर्ड ऑर्डर का हमने देखा तो उसको सॉल्व करने के लिए आप पहला ही रोल लो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे यदि हमने कोई ये ले लिया 1 0 2 3 4 5 और यह 2 6 1 ऐसा ले लिया, तो हम यह एलिमेंट और इसका कोफैक्टर प्लस यह एलिमेंट इसका कोफैक्टर प्लस यह एलिमेंट इसका कोफैक्टर है, ये जरूरी नहीं है। तुम इस रो को भी ले सकते हो, तो जो रो लोगे उसी का कोफैक्टर, यदि आप इसी को यह 3 इसका कोफैक्टर ले लो प्लस 4 उसका कोफैक्टर प्लस 5 उसका कोफैक्टर वही है, तुम इसको किसी एक को ले सकते हो। यदि इसको लिया तो यह एलिमेंट
इंटू इसका कोफैक्टर प्लस यह एलिमेंट इसका कोफैक्टर, यह एलिमेंट इसका कोफैक्टर। तो यहां से पहला ही हम लें ये आवश्यक नहीं है, किसी रो को लोगे लेकिन जो रो लेंगे उस एलिमेंट का ही कोफैक्टर उसमें प्रोडक्ट में आना चाहिए। तब आप देखो हमने क्या किया, यह एक जनरल एलिमेंट लेंगे, हमने ith रो को लिया। अब हमको पहला लिखना होगा तो y की वैल्यू 1 दे देगा, दूसरा रो लेना होगा तो y की वैल्यू 2 दे देगा। ऐसे यदि यह लेना हो n लेना हो तो y की वैल्यू n दे देगा। तो इसलिए अब इसको सॉल्व जब करना हो तब आप देखिए क्या करेंगे। तो यहां से ये हमने इस रो को हमने इस रो को ले लिया, तो जो एलिमेंट ith रो फर्स्ट कॉलम, ith रो फर्स्ट कॉलम, अब इसका कोफैक्टर, तो जिस एलिमेंट का कोफैक्टर लिखते हैं तो यह कैपिटल में कोफैक्टर लिखेंगे और ith रो यहां लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम यहां लिखेंगे। अब जो रो लेंगे उसके बाद उसका दूसरा एलिमेंट प्लस यह ith रो सेकंड कॉलम और इसके कोफैक्टर को डिनोट करेंगे तो यह ith रो सेकंड कॉलम। फिर इसके बाद से यह जनरल एक एलिमेंट, तो ये ith रो ऐसे देखिए, अब ये बीच में थर्ड वगैरह थर्ड फोर इसके बाद से ही आ गया है, तो वैसे हम इसको लिखते आएंगे। और यह एक ith रो jth कॉलम, इसका कोफैक्टर ith रो और jth कॉलम, ठीक है। ये एक और है लास्ट में ith रो nth कॉलम और इसका कोफैक्टर ith रो nth कॉलम। ये बात समझ में आई? तो ये सिंपल इंटरमीडिएट का डिटर्मिनेंट है, तो हम इसमें कोई रो चूज करें, जो करेंगे उसी का पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट nवा एलिमेंट है उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो हमने ith रो को ले लिया, ith इसलिए कि हमको जब पहला लेना होगा तो y की जगह 1 लिख देंगे तो हमारा पहला रो के लिए हो जाएगा। जब हमको दूसरा की जरूरत होगी तो i की जगह 2 ले लेंगे, लेकिन यदि 2 के लिए करते तो पर्टिकुलर एक सेकेंड रो के लिए ही होता। ith कर लिए तो ith की वैल्यू 1 2 n तक चेंज करते जाओ, हर रो के लिए आ जाएगा। तो हमने ith रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसमें इसके कोफैक्टर से प्रोडक्ट, तो कोफैक्टर लिखेंगे तो कैपिटल से जो रो है वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इसका दूसरा एलिमेंट ith रो सेकंड कॉलम और उसका कोफैक्टर, फिर इसके बाद थर्ड आएगा फोर्थ आएगा, बीच में एक आया ith रो jth कॉलम या ith रो jth कॉलम और उसका कोफैक्टर ऐसे आ गया। ऐसे लास्ट ith रो nth कॉलम एलिमेंट और उसका एक कोफैक्टर। अब इसी को जब सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही हमारा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगा। अब इसमें एक बात और, जिसको डिटर्मिनेंट को आप लोगों ने बहुत सॉल्व किया है लेकिन उस चीज पे ध्यान नहीं दिया होगा, या हो सकता है आपके ध्यान में वो चीज हो भी, लेकिन एक चीज और आप जानना कि जैसे हमने यह ith रो और यह ith रो को लिया और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी जो रो है उसी के कोफैक्टर को लिया गया है। अब इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देना है। लेकिन यही वैल्यू यदि यह ith रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो यह जिस रो का एलिमेंट लिया है अब वह रो मत लो, उसको छोड़ करके जो बचे हैं उनमें कोई रो ले। जैसे मान लो हमने यह रो ले लिया, तो अब यदि यह एक रो लेना तो एलिमेंट यह ना, इस रो के जिस कॉलम का एलिमेंट है उसके कोफैक्टर के लिए। एक एग्जांपल के लिए थर्ड डायमेंशन, अब इस चीज को वही रखो, थर्ड डायमेंशन में यानी थर्ड ऑर्डर में एक बार एक एग्जांपल देके आपको बता देते हैं, तब ये बातें आपको समझ में आएंगी। एक एग्जांपल के लिए, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा यहां ध्यान दीजिए। हमने क्या किया, यह 2 1 3 5 0 4
6 2 1, या कोई एक डिटर्मिनेंट ले लिया। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उस बात को आप समझिए कि क्या है, कि जैसे इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करते हैं तो मान लो कि इस रो को हमने ले लिया, यह रो, तो जो रो लेते हैं तो जैसे यह 2 आया, और जब 2 आया तो फिर इसका कोफैक्टर, तो जब कोफैक्टर लोगे तो यह और यह समाप्त हो गया, और तब आ गया आपका यह 0 और -8, ठीक है ये। फिर इसके बाद से लिखोगे माइनस, कोफैक्टर में लिखोगे तो उसमें माइनस दे देगा, जैसे यदि प्लस लिखोगे तब आप लिखेंगे -1 और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये फिर आपको माइनस दे देगा। तो या तो कोफैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो वैसे, और नहीं माइनर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये डायरेक्ट आप माइनस लिख सकते हैं, और तब यह 1 और ये वैल्यू यहां से 5 -24 ये वैल्यू है। फिर इसके बाद से 3 और 10 -0, ये जो आएगा वो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा। तो देखिए क्या आ रहा है, तो यहां से ये -16 ये आया, और यहां से 24 से 5 को सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस में है, तो प्लस यह है 19, ठीक है ये। फिर इसके बाद से 30, यानी ये जब इसको, तो यहां से +3 33, कैलकुलेशन को देख लीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। तो ये वैल्यू आ गया हमारा, ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगा। ये वर्क आप पहले से करते रहे, लेकिन जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान दीजिए कि उसमें हम क्या करने जा रहे हैं। अब ये सॉल्यूशन जैसे आप निकालते रहे वो आप यहां भी आपने करके देख लिया। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कि जैसे तुमने फर्स्ट रो का ये एलिमेंट लिया, तो ये फर्स्ट रो का एलिमेंट आपका 2 ऐसा है। अब जो कोफैक्टर लेना है तो जिस रो का एलिमेंट लिए हो उस रो को मत लो। अब इसके अतिरिक्त दूसरा कोई, चाहे दूसरा रो ले लो चाहे तीसरा ले लो। सपोज कर लो हमने दूसरा रो ले लिया, ऐसे आप तीसरे को भी ले सकते हो, एक पर आप पहले समझ लो। तो हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट को ले रहे हैं, फर्स्ट रो का एलिमेंट लिया, लेकिन कोफैक्टर हम फर्स्ट रो का नहीं लेंगे, फर्स्ट रो को छोड़कर। तो जैसे मान लो सेकेंड रो का लिया, तो जब सेकेंड रो का लोगे तब इस ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, अब ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर लो, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर, तो 1 -6 ये आ गया। अब जब माइनस लिख लोगे तो माइनर लिखोगे, कोफैक्टर नहीं लिखोगे तो माइनस हमने लिख लिया। अब यह एलिमेंट है, एलिमेंट ले रहे हैं पहले रो का, अब कोफैक्टर ले रहे हैं दूसरे रो का, इस बात को ध्यान देना। तो यह -1 ये वैल्यू है। अब दूसरे रो का कोफैक्टर लो, पहला का इसका कोफैक्टर ले लिया, अब इसका कोफैक्टर लो, तो कोफैक्टर लिया तो ये और ये समान, तो यह 2 और -18 ये आ गया। अब इसका तीसरा लो, यह 3, और अब इसका कोफैक्टर लेना है, एलिमेंट ले रहे हैं पहले रो का, अब कोफैक्टर ले रहे हैं पहले को छोड़ करके जो भी पॉसिबल हो, तो अब हमने दूसरे का लिया है, तो अब इसका कोफैक्टर तो ये, तो यह 4 -6, तो यह 4 -6 ऐसा है। अब इसको जरा कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करेंगे तो यह 1 -6 तो ये -5 और यह 2 तो -10 ऐसा है। अब यहां से देखो ये तो +16 और ये वैल्यू -6 ये आया, तो आप देखोगे -10 और -6 और +16 ये वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। यहां आपको करके हमने दिखाया, ये केवल एक के लिए नहीं किसी के लिए आप कर सकते हो। क्या आपने पाया कि यदि हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लें, यदि हम इसको छोड़ करके अब दूसरे रो और फर्स्ट कॉलम चेंज नहीं हो रहा है, केवल रो चेंज हो रहा है,
यानी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लिया, और यहाँ जो को फैक्टर लिया वो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का, कॉलम वही रह रहा है। समझ में आ रही है बात? तो जैसे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का ही, तभी ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आया। तो हम ये देख रहे हैं कि यदि जिस रो का एलिमेंट लिया, यदि दूसरे रो और उसी कॉलम का को फैक्टर लो, तब इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। ये केवल इसी के लिए नहीं है, तो ये किसी के लिए है। तो यहां से आप एक चीज पाए कि जैसे ये वैल्यू हमने किया, यह ith रो और फर्स्ट कॉलम, और ith रो फर्स्ट कॉलम का ही को फैक्टर है, और यह ith रो सेकंड कॉलम और ith रो और सेकंड कॉलम का ही एलिमेंट है। ये ith रो jth कॉलम और ith रो jth कॉलम का ही को फैक्टर है, ऐसे ith रो nth कॉलम और ith रो nth कॉलम का ही को फैक्टर है। तब इसकी जो वैल्यू आएगा वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगा, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, यानी ये जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका स्मॉल ए ऐसे है। तो यह स्मॉल ए क्या है कि इसकी जो डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, जो वैल्यू आया उसको हमने ए कह दिया। अब आप इसी को देखो, अब जो ये कंडीशन बताए उसका यूज करो। अब ith रो आप लो, ith रो, अब हम क्या करें कि अब जो को फैक्टर लेंगे वो ith रो का नहीं लेंगे, अब इसको छोड़ करके, तो उसको हमने k कह दिया। k का मतलब वो k की वैल्यू ith को छोड़ करके आपका सेकेंड रो का भी हो सकता है, फर्स्ट रो का भी हो सकता है। तब हमने क्या किया, ये पहला कंडीशन ये हमको मिला। अब दूसरा ये करने जा रहे हैं कि जो एलिमेंट ले रहे हैं ये हमारा फर्स्ट वर्क हुआ कि जो रो लिया उसी का हमने को फैक्टर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि रो का एलिमेंट कोई और को फैक्टर किसी और रो का। तब अब हमने क्या किया, यहाँ से ith रो और फर्स्ट कॉलम, यानी एलिमेंट वही लिया, लेकिन जो अब को फैक्टर लिया वो अब ith रो का नहीं ले रहे हैं, अब हमने kth ले लिया। अब ये k की वैल्यू चाहे तुम ये 2 ले लो, चाहे 1 ले लो, चाहे n ले लो, कोई ले सकते हो। यानी kth रो और फर्स्ट कॉलम, क्योंकि इसमें कॉलम चेंज नहीं हो रहा है, जिस रो और जिस कॉलम का एलिमेंट है तो इसको छोड़ करके दूसरा रो, लेकिन कॉलम वही, यह ले लिया। अब ith रो सेकंड कॉलम और को फैक्टर अब हम kth का ले रहे हैं, kth रो का, यानी एलिमेंट ले रहे हैं ith रो का और को फैक्टर किसका ले रहे हैं, kth रो का, kth रो का। तो यह kth रो का फर्स्ट कॉलम, अब यह ith रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, लेकिन को फैक्टर kth रो और सेकंड कॉलम का ले लिया ऐसे। फिर यह ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट, ith रो jth कॉलम का एलिमेंट, और जो को फैक्टर हुआ वो kth रो और jth कॉलम का को फैक्टर, प्लस यहां से जो वैल्यू आएगा ith रो nth कॉलम का एलिमेंट और kth रो और nth कॉलम का एलिमेंट। ठीक है ये, और यह दो रिजल्ट एक साथ देगा आपको। देखिए, यदि ith रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है और ith रो और फर्स्ट कॉलम का यदि यह k जो है वो यदि i के इक्वल हो जाए तब यह वैल्यू a देगा, यानी जो ऊपर है यदि यह k की वैल्यू भी, यानी जो रो का एलिमेंट है उसी का को फैक्टर लोगे तब तो यह ऊपर के जैसे आया उसका हमको यह k यदि i होता तो यह वैल्यू मिल जाता, और तब उसकी वैल्यू क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये। लेकिन यदि यह k डिफरेंट फ्रॉम i हो, ए आई नो, तब इसकी वैल्यू हमको 0 मिल जाएगा, तब इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। अब ये दोनों की i और k इक्वल होने पर a दिया डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और i और k डिफरेंट होने पर ये 0 दिया। अब दोनों रिजल्ट को एक साथ हमको लिखना है, ऐसे लिखेंगे, उस चीज को आप देखो। तो पहले इसको क्या करो कि समेशन के फार्मूले को, तो देखो ये i k तो प्रत्येक में है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन यह 1 + 2 + j +
एन एन। तो जब आपको जिस पर 1 से n तक आता है तो उसी को हम लिखेंगे यह ए आई जे के। अब इसकी वैल्यू को समझो, ये क्या लिख दिया गया, आपको बताया गया कि जो डमी हो वो समेशन अलग से नहीं लिखना होता है, वो समेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी आइंस्टीन कन्वेंशन में क्या है, इसको यदि तुम जनरल भाषा में लिखते तब तुम लिखते ये समेशन जे, क्योंकि आई के पहले से आया है तो यह जे वेरी फ्रॉम 1 to n, समेशन में लिखते तो ऐसे लिखते, यह जे 1 पहला जाता है, 2 दूसरा आता है, फिर ये वैल्यू एंड सो ऑन। तो अब हम जब देखेंगे यहाँ ये जो वैल्यू आया है तो अब समेशन को हम ड्रॉप करते हैं, तो समेशन को अब आइंस्टीन कन्वेंशन से हम हटा देते हैं और तब जो ये डमी है उस पर ऑलरेडी समेशन मानते हैं। तो जब इसको समेशन मानोगे 1 प्लस या 2 प्लस या जे प्लस या ये, ऐसा लिख सकते। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है ये? इसी को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये चीज हमको मिल जाएगी, क्योंकि जो डमी होता है वो समेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो समअप होगा n टाइम n ऑर्डर का है तो 1 से n तक समअप होगा, तो ये चीज हमको मिल जाएगी। तब हम यहाँ देख रहे हैं कि यह ith रो gth कॉलम ये एलिमेंट है, यह kth रो gth कॉलम का कोफैक्टर है। तब यदि यह ith रो gth कॉलम का एलिमेंट है तो k की वैल्यू यदि i रहता तब ith रो gth कॉलम का एलिमेंट और ith रो gth कॉलम का कोफैक्टर तब ये हमको देता a। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? लेकिन यदि ith रो gth कॉलम का एलिमेंट और i के अतिरिक्त यदि कोई दूसरा रो रहे और यह तब इसकी वैल्यू 0 है, तब यह वैल्यू 0, इसी की वैल्यू a कब आया, इफ i इज इक्वल टू k। यदि i और k ये दोनों सेम हो जाए तब यह a, और यदि ये वैल्यू आपका डिफरेंट हो जाए तब यह वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। अब इन दोनों रिजल्ट को एक साथ आपको लिखना हो तो वही क्रोनेकर डेल्टा का इंपॉर्टेंस आता है। अब इसको तुम लिखोगे कि यह ए क्रोनेकर डेल्टा जो डमी है वो छूट जाएगा, यहाँ आई बचा और यहाँ के बचा। अब देखो ये दोनों रिजल्ट एक साथ दे देगा, हाँ, आई डिफरेंट फ्रॉम के, ऐसा आ गया। ठीक है ये? अब आप देखो इन दोनों रिजल्ट को एक साथ आपको यह दे देगा। आप देख रहे हो कि ith रो gth कॉलम का एलिमेंट है, तो जब ith रो gth कॉलम का कोफैक्टर रहेगा तो यह a आएगा। यानी ये कब आया, जब i और k दोनों इक्वल हो गया। तो इसकी वैल्यू ये लिखी गई, तो i और k जब दोनों इक्वल हो गया तो ये वैल्यू 1, और 1 से प्रोडक्ट किया तो ये आ गया। और जब यह ith रो है और यह k i से डिफरेंट हो जाए तब ये वैल्यू आपको 0 दे देगा। और यह जब i k से डिफरेंट हुआ तो क्रोनेकर डेल्टा आपको 0 देगा। तो जब 0 से 1 में प्रोडक्ट करोगे तो ये 0 दे देगा। इस तरह से आप इस डिटर्मिनेंट का यह वर्क तो आप पहले से जानते रहे, लेकिन इसमें क्रोनेकर डेल्टा का इंपॉर्टेंस हम क्रोनेकर डेल्टा की स्टडी टेंसर में कर रहे हैं, इसलिए इसको इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो ये चीज हमको मिल गया। तो यहाँ एक हो सकता है आपके ध्यान में, यदि न भी हो तो आप जान लो कि कोई एक रो लो और उसी रो के उसी कॉलम के कोफैक्टर से जब प्रोडक्ट करते जाओगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आता है। लेकिन जो रो और जिस कॉलम का एलिमेंट ले रहे हो उस रो को नहीं, दूसरे रो और उसी कॉलम के कोफैक्टर को लोगे तो उसकी वैल्यू 0 देगा। तब इस तरह से हमने देखा कि यह ith रो के यह पहले कॉलम का, दूसरे कॉलम का, jth कॉलम का, nth कॉलम का एलिमेंट लिया और kth रो का हमने कोफैक्टर लिया। kth रो के फर्स्ट कॉलम, kth रो का सेकंड कॉलम, kth रो का jth कॉलम, kth रो का nth कॉलम। तो जब यह k i के इक्वल रहेगा तो जो रो जिस कॉलम का एलिमेंट उसी रो उसी कॉलम का कोफैक्टर, तब यह वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा a। और यदि जिस रो और जिस कॉलम का एलिमेंट है यदि दूसरे रो और उसी कॉलम का कोफैक्टर आया तब इसकी वैल्यू 0। तो यानी यही वैल्यू आपको
दो दिया कि इन दोनों को एक साथ लिखना हो तो हम इसको क्रोनेकर डेल्टा के फॉर्म में लिखेंगे। अब यह आपको यहाँ से आ गया कि आई और के जब दोनों इक्वल यानी जो रो उसी का कोफैक्टर तो ए, और जब आई के यहाँ इक्वल तो क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी है दोनों इक्वल होने पर 1, तो यह 1 इंटू ए आ गया। और फिर उसके बाद ये आई और के जब यह डिफरेंट यानी जिस रो का एलिमेंट लिए डिफरेंट रो का कोफैक्टर लिए तो 0, तो यह आई और के जब डिफरेंट तो क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी है कि दोनों इंडेक्स डिफरेंट हो तो 0, 0 में एक का प्रोडक्ट भी है तो 0, यानी दोनों रिजल्ट को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। हम लोगों ने यहाँ समझा तो मैक्सिमम तो आपने जो डिटर्मिनेंट है उसी का आप यूज किए हैं, हम उसको क्रोनेकर डेल्टा के फॉर्म में कैसे लिख लिए, एक चीज ये आ जाने, और दूसरा कि जो ये 1 1 प्लस में है 2 2 प्लस में है जे जे प्लस में है, तो जो 1 से जहां तक वेरी कर रहा है इसी प्लेस पर कोई दूसरा एक डमी ले लो, तो हमने यह एक डमी ले लिया और ये डमी ही इस समेशन को रिप्रेजेंट कर लेगा। ये लिखने का तरीका है। तो ये चीज आ गई। अब यहां से अब एक चीज तो ये क्रोनेकर डेल्टा का यूज कैसे किया वो हम लोगों ने बताया, लेकिन एक इसका रिजल्ट और भी है जो आपको आगे के प्रॉब्लम में आएंगे, इसलिए भी इतने डिटेल पे हमने इसकी स्टडी किया। वो क्या कि यदि ith रो jth कॉलम का एलिमेंट है और यदि kth रो और jth कॉलम का यदि ये कोफैक्टर है तो इसकी वैल्यू जो यह डमी है वो समाप्त हो जाएगा और जो बचा वो क्रोनेकर डेल्टा पे आ जाएगा और डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए, इसकी वैल्यू इतना होगा। अब ये कैसे आया आपको बता दिया गया, लेकिन आगे हम इसका यूज करेंगे। जैसे जनरल में मान लो तुम्हारा यह mth रो और यह jth कॉलम और यहाँ से nth रो और यह jth कॉलम का ये कोफैक्टर है, ये तब जब ये कहा जाए कि इसका ये कोफैक्टर है तब ऐसा करेंगे। तो इसकी वैल्यू यदि इसका कोफैक्टर है तब इसकी वैल्यू ए क्रोनेकर डेल्टा जो डमी है वो हट जाएगा और यम और ये वैल्यू हमको मिलेगी। तो यह एक रिजल्ट इसका यूज हम लोग करेंगे आगे। अब ये कैसे हुआ ये चीज को यहाँ समझना है, टोटल कैलकुलेशन उसी के लिए किया गया। अब हम सीधे इतने का यूज करेंगे कि यदि mth रो jth कॉलम का एलिमेंट है और यदि यह nth रो और jth कॉलम का कोफैक्टर है तब इसकी जो वैल्यू होगा, चूंकि यह जे डमी है तो ये वैल्यू am1 a1n प्लस am2 an2 से लेकर के n तक ही आएगा amn प्लस ann ऐसा आएगा और इन सब की वैल्यू इसी फॉर्म में मिल जाएगा। तो जब यह m और n ये दोनों इक्वल रहेगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगा और यह mth रो का एलिमेंट है और nth रो का कोफैक्टर है तो ये वैल्यू 0 आएगा। तो इसलिए अब इसकी वैल्यू दोनों को एक साथ लिखने का तरीका डमी को हटा दो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू रखो और यम सुपर स्क्रिप्ट में है यन सब स्क्रिप्ट में इसको लिख लो, आपको ये वैल्यू। तो इससे ऐसा लिखा जा सकता है वो इस टोटल वर्क का यही महत्वपूर्ण पार्ट है कि ये चीज हो तो वैसे हम कैसे लिख सकते हैं ये आपको जानना है। तो इस तरह से यह एक वर्क हम लोगों ने देखा।